हमने खास तैयारी की है, अलग अलग रीजन के हिसाब से दर्शकों तक हम वो पूरा डेटा पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रही हैं, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर के सामने मैं खड़ी हुई हूँ। भक्त यहाँ पर देश ही नहीं दुनिया से आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आज शिरडी वाले साईं बाबा किसकी मनोकामना पूरी करते हैं आप देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर जो रुझान है पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटों के वो आएंगे। अगले रीजन की आइए बात कर लेते हैं। अगला रीजन है, आप मेरे पीछे गोदावरी नदी देख रहे हैं, गंगा नदी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये, और यहाँ पर लगता है मेला, लोग आते हैं दूर दूर से। उत्तर महाराष्ट्र की 35 सीटों पर कैसे होते हैं रुझान और क्या आता है नतीजा, इस पर हमारी नजर रहेगी और इन्हीं खास तैयारियों के साथ आप तक हर डेटा हम पहुंचाएंगे। अगला रीजन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बीएमसी की ये बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत पुरानी है, 1884 की बनी हुई है। और मुंबई रीजन की 36 सीटों पर क्या रुझान आते हैं वो आपके सामने होंगे। और ये खूबसूरत एलोरा की केव्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मराठवाड़ा रीजन 46 सीटें, कौन होगा विनर आपके सामने होगा। रोमाना जी, ओवर टू यू। तो बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के ये 6 अलग अलग रीजन्स और इन अलग अलग रीजन्स के नंबर्स कुछ इस अंदाज में आप तक पहुंचाने का काम काउंटिंग सेंटर से हमारी सहयोगी जिया करेंगी। और पहला रुझान आने में आकाशवाणी। नतीजे आने में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। लीजिए, 60 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है, मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताते हैं जैसे ही 8 बजेंगे वो गिनती का काम शुरू होगा और उसी के साथ पहला रुझान यहाँ एबीपी न्यूज पर सबसे सटीक अंदाज में आप देखेंगे हमारे साथ। अब देखना दिलचस्प होगा ये पहला रुझान कहां से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, झारखंड से आएगा, उत्तर प्रदेश की 9 चुनाव जहां हो रहे हैं सीटें वहां से आएगा क्या। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर, आप देख रहे हैं मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा जानते हैं गणेश से, एक तरफ नेता जो नर्वस होंगे और दूसरी तरफ जनता जो उत्साहित, नई सरकार आज महाराष्ट्र में किसकी रहने वाली है, इसी का फैसला आने वाला है सामने। गणेश जी रोमाना, और गुलाबी ठंड है तो चाय की चुस्की लेते हुए लोग आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सब में चर्चा ही उस पे हो रही है, जो चाय पे चर्चा होती है या कहीं भी जा रहे हैं तो किसकी सरकार आएगी। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं, आप बताइए क्या लगता है, महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है कि महायुति का? मतलब वो लोग ने काम भी किया अभी आज तक, उद्धव ठाकरे ने काम किया है, सब कुछ किया है, मतलब ऐसा लगता है वही आएगा जीत के। महाविकास आघाड़ी महाविकास आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी क्यों? महायुति का जो लाड़की बहन वगैरह कुछ चल नहीं पाया, क्या लगता है आपको? चल पाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसा नेतृत्व महाराष्ट्र को चाहिए। उद्धव ठाकरे समझते हैं सीएम बने? हाँ, सीएम उद्धव ठाकरे। तो ये चाय वाले यहाँ पे, आपके यहाँ भी चर्चा होती रहती है क्या आज चुनाव के ऊपर, है क्या बोलते हैं लोग इधर? बोलने वाले बोलते हैं सर, बोलने वाले बोलते हैं, अभी क्या हम लोग बोल नहीं सकते। आपको क्या लगता है मुंबई में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी तो एक तरफ में वन साइड दिख रहा है, यहाँ तो महाविकास आघाड़ी के पलड़े में लोग कह रहे हैं। तो ये मुंबई एक तौर पे हम देखें तो मुंबई में अब बीएमसी चुनाव भी होने जा रहे हैं रोमाना, तो उसके मद्देनज़र मुंबई बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही हम अलायंसेस के लिए, क्योंकि मुंबई में जो राज करेगा उसको एक क्लियर एज होगा बीएमसी के लिए। और मुंबई में कई सारे मुद्दे थे जिसमें हमने देखा कि धारावी का एक मुद्दा रहा, जिसके बाद बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो ग्रामीण भागों में लाड़की बहन जो योजनाएं चलाई गई, इसके अलावा किसानों को जो योजनाएं चलाई गई, वो उसके आधार पे महायुति सरकार कमबैक करने की बात कर रही है। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि पिछले चुनावों में हमने देखा कि हर बार 5 से 6% कम वोट महिला वोटर्स का होता है पुरुष वोटर्स की तुलना में, लेकिन इस बार वो ब्रिज भरा है, वो गैप कम हुआ है, करीब 4.5% गैप महिला वोटर्स ने भरा है। और जो डिफरेंस है महाराष्ट्र में अमूमन 1% का रह गया है महिला और पुरुष वोटर में। तो महायुति ये दावा कर रही है कि जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई उसी का असर यह है कि महिलाएं वोटिंग केंद्रों पर आए, युवा बड़ी संख्या में आए थे और महायुति का दावा है कि महिलाओं ने उनको वन साइड वोट किया। तो मुझे लगता है क्योंकि परसेंटेज बड़ा है वो क्लीन स्वीप की तरफ जाएगा। जो अंदाजा लगा जा रहा है कि 140 150 वैसा नहीं, तो जो भी जीतेगा वो 160 के आगे ही जाएगा, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो। रोमाना, बड़ा आप आंकलन दे रहे हैं, यहाँ पर आप ग्राउंड पर रहे हैं, लगातार घूमे हैं और ऐसे में सियासी नब्ज बड़े बड़े जो सिफोलॉजिस्ट हैं वो ये कहने से बच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गणेश ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग कह रहे हैं त्रिशंकु मामला हो सकता है, करीबी मामला हो सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी गठबंधन आगे बढ़ेगा, सत्ता तक पहुंचेगा, वो धमाकेदार अंदाज में पहुंचने वाला है। एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आएंगे और यही एबीपी न्यूज पर हमारे साथ रहिएगा आप, न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड बल्कि वो जो उपचुनाव हुआ है 14 राज्यों की 48 सीटों पर, उस पर भी हमारी नजर है। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से
चुनावी डेब्यू कर रही हैं वायनाड से, वो भी एक दिलचस्पी की वजह बना हुआ है आज। दिबांग, पर वो तो उसमें कोई शक नहीं कि वो जीतने वाली हैं, और मेरे ख्याल से ये तो एक तरीके से गिवन है। देखना होगा मार्जिन कितना है, पर मार्जिन ज़्यादा भी हो को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है वहाँ पर। और तो इस बीच जरा एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शाना इनसी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। हमेशा लेते हैं, लेकिन मुंबईकर होने के नाते गणपति बापा मोरया, तो सिद्धि विनायक में यहाँ गणपति बाबा का आशीर्वाद लेके यही एक लक्ष्य है कि महायुति की सरकार आए, हम जनहित में काम करें सेवक और सेविका के रूप में, और देखें कि भारत एक विकसित भारत की तरफ और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील रफ्तार से, जैसे 1.5 साल में हमने देखा है एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को, और माननीय प्रधानमंत्री के इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स हैं, तो लोगों ने विश्वास जताया है। हम प्रचार के समय बहुत बड़ा उम्दा प्रतिशत जो है आपको मिला, उसका मतों में रूपांतर हुआ होगा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मत जरूर मिलेंगे। लोगों को पता है कि मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूं, और जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया उसका लाभ फायदा जरूर है, लेकिन जनता जानती है कि जब 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया, जहां एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, बेसिक अमेनिटीज नहीं, अभी भी। शाना इनसी को आप सुन रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड में किसकी जीत होगी? प्रचंड बाबूलाल मरांडी बीजेपी के झारखंड के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहाँ बसा रहे थे, उनका राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर से जोड़ना, उनके नाम से जमीन जायदाद करना, तो स्वाभाविक है कि वो सारे लोग पब्लिक नाराज थे उससे, और के कारण से एनडीए गठबंधन को लोगों ने वोट किया है। अगर डिवीजन करें सर, संथाल परगना में, कोल्हान परगना में, इन सब में कितने सीट पाने को? नहीं, मैं इस प्रकार की डिवीजन नहीं करता हूँ, कि जो कि हर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतजार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी, और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे, और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे। बाबूलाल मरांडी आप सुन रहे हैं, जीत का बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से करते हुए, और साथ ही साथ वही मुद्दे जो पूरे झारखंड के प्रचार में गूंजे हैं, वही घुसपैठिए वाला मुद्दा, उसी को लेकर एक बार फिर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। वही जल्दी से आपको अब मुंबई लेकर चलेंगे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है गिनती शुरू होने में। काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके की हलचल, मृत्युंजय? तो माना बिल्कुल तैयारियां बहुत ज़ोरों पर है, और देखिए किसी को यहाँ जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनको मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। सभी की बहुत बाकायदा जांच की जा रही है, और जांच करने के बाद ही काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जगह जगह आपको पुलिस की डिप्लॉयमेंट नजर आएगी। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है, देखिए जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है। खाने पीने के सामान की भी इजाज़त नहीं है, मोबाइल बाहर रखना है, सिर्फ जो कलम और कॉपी है और उनका जो पहचान पत्र है, इतनी ही चीज़ें लेकर वो काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी बाकायदा मेटल डिटेक्टर के बाद चेकिंग करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये तैयारियां हम देख रहे हैं। मुंबई पुलिस के जवान सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिना किसी बाधा के काउंटिंग आसानी से हो। आपको बता दें कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये चांदीवली का विधानसभा क्षेत्र का काउंटिंग सेंटर है। 29 राउंड की काउंटिंग होगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतदान भी हुआ है, 2,40,000 से अधिक वोटिंग हुई है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और लगभग कह सकते हैं हम 50 मिनट और उसके बाद जो पोस्टल बैलेट है, उस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर पहला रुझान सामने आने लगेगा। पूरे हर जगह हम यही देख रहे हैं, इसी प्रकार की तैयारियां लग रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी दफ्तरों के बाहर जो जल्लोष की भी सूचना देने जाने लगी है उम्मीदवारों द्वारा, और पार्टी दफ्तरों के बाहर भी हैट्रिक, विजय की हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लग गई है कि जीत की तीसरी हैट्रिक लग गई है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतने ही वाले हैं। तो इस प्रकार के दावे भी हो रहे हैं, पर कुल मिलाकर सभी को इंतजार है 50 मिनट का, और 50 मिनट बाद जब हमारे स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर रुझान आने शुरू होंगे। बिल्कुल, और देखिए पहला रुझान आने में अब 51 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है, मतलब 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। मृत्युंजय नजर बनाकर रखिए। और ऐसे में आज नतीजों वाले दिन भी सुबह सुबह दावों का जो दंगल चल रहा है, क्या कह रही है शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सुनाते हैं आपको।
देखिए, अभी शुरुआती रुझान आना शुरू होंगे, पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और सही मायने में मैं मानती हूँ कि पिक्चर 11-12 बजे के आसपास करीब होगी। पर ये बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज़ को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी, वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी और मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे हम सब सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, तो अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही हैं और देखिए 50 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है जब वो पहला रुझान आपके सामने होगा और कौन सा मुद्दा चला आज नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। क्या महंगाई का मुद्दा चला, बेरोजगारी का मुद्दा चला, किसानों का मुद्दा चला, मराठाओं की अस्मिता का मुद्दा चला, मराठा आरक्षण का मुद्दा चला, धनवर के आरक्षण का मुद्दा चला, वो कौन सा मुद्दा चला या फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यही नारे ने सारे मुद्दों को पीछे धकेल दिया। और इस बीच ये वो तस्वीर, दिलचस्प अंदाज, आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और यहीं से महाराष्ट्र का वो नंबर आपके सामने आएगा और यहां से आपके सामने नंबर लाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा भी गरमाया, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से जोड़ा गया। तो क्या अपमान और अपमान का हिसाब ये भी जनता करने जा रही है महाराष्ट्र के आज के नतीजों में? इसी को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। नतीजों के दिन है आज और सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में किसके सिर सजेगा ताज, झारखंड में तीर चलेगा या कमल खिलेगा, हर सवाल का जवाब आपको आज यहां एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मिलेगा। और साथ ही साथ नजर उत्तर प्रदेश 9 सीटें जहां उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं वहां भी हमारी है। ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। सीधी आर पार योगी बनाम अखिलेश, नतीजों से यही सामने आने वाला है विशाल। बिल्कुल रोमाना, ये योगी वर्सेस अखिलेश की सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में रही और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कौन ज्यादा सीटों पर बाजी मारता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काम कर गया था, लेकिन क्या इन उपचुनावों में वो पीडीएफ फॉर्मूला चल पाएगा, इस पर नजरें रहेंगी। और बीजेपी क्या कमबैक कर पाने में कामयाब होगी 2024 के बाद से, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कुल मिलाकर इसके जो भी नतीजे आएंगे वो 2027 के विधानसभा चुनाव की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हुए दिखाई देंगे। और आइए जल्दी से अब दर्शकों को मुंबई लेकर चलेंगे। मुंबई में जहां उद्धव ठाकरे परिवार का आवास मातोश्री के नाम से जो जाना जाता है, वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब, माफ कीजिएगा आशीष, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जरा आशीष से ही ये जान लेते हैं कि आज के चुनाव के नतीजे उद्धव ठाकरे के सियासी अस्तित्व को लेकर बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। ज़ाहिर तौर पर रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि ये मातोश्री है और मातोश्री में अभी हलचल क्या है। सुरक्षा कर्मियों का आना जाना है, ड्यूटी शिफ्ट हो रही है और सुरक्षाकर्मी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं। चुनाव की गिनती शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री राजनीति का केंद्र रहा है, काफ़ी दशकों तक यहाँ पर बाला साहब ठाकरे निवास करते रहे और राजनीति यहाँ से करते रहे और महाराष्ट्र की राजनीति का यहाँ से संचालन करते रहे। आज अब ये देखना होगा कि क्या वापस यहाँ मातोश्री से ही महाराष्ट्र की राजनीति संचालित होगी, जनता तय करेगी, चुनाव के नतीजे तय करेंगे, या फिर एक नया राजनीतिक समीकरण यहाँ पर निकल कर आएगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ रहते हैं, उसके अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे, जो ठाणे से मुख्यमंत्री शिंदे खड़े हैं, वहां पर सत्ता का केंद्र यहां रहेगा या ठाणे बनेगा, ये देखना होगा। ठाणे का एक रोमांचक इतिहास भी है शिवसेना की राजनीति। जिस तरीके की
सियासी तेज हलचल यहाँ मातोश्री के बाहर नजर आ रही है। यकीन मानिए उसी तरीके से मातोश्री के भीतर जो लोग हैं उनकी धड़कनें भी इस वक्त बढ़ी हुई होंगी। और ऐसे में पहला रुझान आने में अब 40 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है बाकी। 39 मिनट 19 सेकंड 18 सेकंड। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज पर नतीजों वाले दिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पहला रुझान आने में 32 मिनट 50 सेकंड 49 सेकंड 48 सेकंड लगातार इंतजार घट रहा है। आपको बता दें महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक आज नतीजों का दिन है और नतीजे मतलब नंबर और नंबर किस अंदाज में आएंगे, एक दिलचस्प अंदाज पहले मैं आपको दिखाती हूं। नंबर जिसके साथ आपके सामने होंगे। मुश्किल खुलता है। एक है तो सेफ है। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो ये वो अंदाज जिसमें आपके सामने हम नंबर्स लेकर आएंगे। आप जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जहां मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और जीडीपी के लिहाज से देश का सबसे अमीर राज्य है। वहां पर एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी का सेफ माने सुरक्षित। लेकिन राहुल गांधी उसी एक है तो सेफ है वाले नारे में अंग्रेजी के सेफ को तिजोरी के तौर पर इंटरप्रेट करके दर्शकों के सामने लेकर आए, जनता के सामने लेकर आए, मीडिया के सामने लेकर आए और उसी अंदाज में नंबर एक और अंदाज। गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। तो ये मुंबई का मशहूर सी लिंक और यहाँ पर दो गाड़ियां, एक महाविकास आघाड़ी की एक महायुति की। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर नहीं है, मतलब सीएम का चेहरा चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों वो गठबंधन जिनमें आर पार है उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। और ऐसे में आप जानते हैं किस तरीके से इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव खासतौर से अहमियत रखता है। एक तो महाराष्ट्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सियासी तौर पर, क्योंकि देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा है। और फिर इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से बदली हुई है। चाहे एनसीपी हो या शिवसेना, दोनों ही क्षेत्रीय दल दो फाड़ हो चुके हैं। और ये पहली बार विधानसभा चुनाव जब शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर, शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है। इसीलिए आज जो नतीजे आएंगे वो आने वाले समय में देश की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और महाराष्ट्र में खासतौर से वो 30 बड़े चेहरे, वो वीवीआईपीज जिनकी हार और जीत पर महायुति और महाविकास आघाड़ी का पूरा दारोमदार है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो ये वीवीआईपीज चेहरे हैं और ये 30 चेहरे, और ये आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो 30 चेहरे अभी मेरे पीछे आप ये देखने वाले हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई है, महाराष्ट्र के सुपर 30 हैं। ये देखिए एकनाथ शिंदे शिवसेना यहाँ पर कोपरी पांच पखाड़ी से हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से हैं, बारामती से अजीत पवार, इसी के साथ अगला चेहरा नाना पटोले साकोली से, संगमनेर से बाला साहेब थोराट हैं, पृथ्वीराज चौहान कराट साउथ से हैं, आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़े, मिलिंद देवला वर्ली से, माहिम अमित ठाकरे से पहली बार, येवला से छगन भुजबल हैं, फिर मानकोट शिवाजी नगर से नवाब मलिक हैं, जयंत पाटिल इस्लामपुर से हैं, धनंजय मुंडे परली से, दिलीप वलसे पाटिल आंबेगांव, उदय सामंत रत्नागिरी, आशीष सेलार। पहला रुझान आने में तो ये अब तमाम सिर्फ वो 30 मिनट बचे हैं। 30 चेहरे माफ कीजिएगा दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी से कामठी से, शिरडी केश से हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल, हसन मुशरीफ कागल से हैं, सुधीर मुनगंटीवार जो है वो बल्लारपुर से हैं। फिर नीचे आप देखिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर। और इसी तरीके से ये 30 चेहरे महाराष्ट्र के सुपर 30, इन पर नजर रहेगी और इनकी हार जीत बहुत कुछ तय करेगा। रोमाना, और पहला रुझान आने में देखिए 30 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। आकाशवाणी आपने सुनी और लीजिए ये जलेबियां बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आपको याद होगा हरियाणा का चुनाव, और वहां हरियाणा के चुनाव में जलेबी जो है वो तो चुनावी मुद्दा बन गई थी। और उस वक्त हरियाणा के चुनाव में हमने यहाँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो में भी मुंह मीठा किया था, जलेबी खाई थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जलेबी चुनावी मुद्दा नहीं बनी है, लेकिन जलेबी कढ़ाई में इस वक्त तलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग। अब ये जलेबी की मिठास जो है वो किसके मुंह में घुलने वाली है, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति? आखिरकार सत्ता में कौन पहुंचने वाला है, इसी का इंतजार है। नतीजों का दिन आज बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं और बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां बड़ी हैं। बीजेपी की तरफ से दावा बड़ा किया जा रहा है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक अपनी वापसी का, और उसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय तैयारियां बड़ी, बाकायदा सुबह सुबह जलेबी का इंतजाम
बीजेपी मुख्यालय में कर लिया गया है। मैं जल्दी से आपको जरा ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। माहिम इलाका हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब वहीं से जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं वैभव से, माहिम वाला इलाका हाई प्रोफाइल सीट, जिस तरीके से अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे वहां से चुनाव मैदान में है, और जिस बात का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि यहाँ उम्मीदवार नहीं, माहिम में अगर तीनों कैंडिडेट्स को आपको देखना है तो फिर उनके पीछे आपको असली खिलाड़ी देखने होंगे, जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। वैभव। रोमाना, जिस प्रकार से लाडली बहन का बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज हो या फिर जिस प्रकार से दादर माइंग का वोटिंग परसेंटेज हो, उसमें ये पता चलता है कि लोगों ने खास करके ज़्यादा मतदान हुआ है, पर वो मतदान किसके पल्ले में पड़ेगा इसका आधे घंटे में सब नतीजे बाहर आने होंगे। मैं इस वक्त हूँ माहिम इलाके के वोटिंग सेंटर पे। 8 बजे यहाँ पे पोस्टल बैलेट पे वोटिंग शुरू होगी और यहाँ पे कोई वाद विवाद ना हो, इसके लिए यहाँ पे बड़ा तगड़ा पुलिस बंदोबस्त है वो किया हुआ है। मुंबई का ये सेंटर है दादर माहिम इलाका, यहाँ पे सेना भवन भी है, राज ठाकरे का निवास भी है और सदा सरवणकर भी यहाँ पे नज़दीक रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई विवाद ना हो इसके लिए 3 जगह पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे बैरिकेड्स दिए गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़े ना और यहाँ पे कुछ आपत्ति ना परिस्थिति यहाँ पे खड़ी हो। तो ये है पूरा दादर माहिम का इलाका। तो अब ये बात करते हैं कि दादर माहिम इलाके का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो, सदा सरवणकर को पहले से ही भाजपा ने विरोध किया था। मैं उस कैलकुलेशन पर आऊंगी। भाजपा दरअसल ये चाह रही थी कि अमित ठाकरे के खिलाफ महायुति की तरफ से कैंडिडेट नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। इस सदा सरवणकर को वहां से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है और इस बीच आज जब नतीजे आएंगे, जो रुझान आएंगे आप तक पहुंचाने का, वो खास अंदाज जरा दिखाती हूं जल्दी से। तो देखिए, ये जो अंदाज है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं मुंबई जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां शेयर मार्केट में शेयर ऊपर और नीचे जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि नतीजों का दिन है और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में किसका पॉलिटिकल स्टॉक ऊपर जाएगा, किसका पॉलिटिकल स्टॉक डाउन होने वाला है, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, इसी को लेकर हमारी नजर रहेगी और कुछ इस अंदाज में आप तक आंकड़े पहुंचाएंगे। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, गिनती शुरू होने में आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या है तैयारियां काउंटिंग सेंटर पर? सूरज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टॉक है, किसका ऊपर जाएगा किसका नीचे जाएगा, ये 8 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र में, आप देख सकते हैं, एक काउंटिंग सेंटर है लोअर परेल का, यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। यहाँ पर 2 कांटे की टक्कर है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से अजय चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बाला नंदगांवकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों एक दूसरे के सामने हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं शिवसेना में, और अजय चौधरी पर लोगों का विश्वास यहाँ पर लोग दिखाते हुए नजर इसलिए आते हैं क्योंकि बगावत के बावजूद उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा था। तो वहीं पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बाला नंदगांवकर यहाँ खड़े हुए थे और इसी वजह से महायुति ने यहाँ से कैंडिडेट नहीं दिया था। तो बहुत ही ये दिलचस्प बात है जो मुझे लगता है दर्शकों को जाननी चाहिए। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और महायुति ने जो सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार ना देकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब राज ठाकरे की पार्टी को समर्थन दिया है, वो महाराष्ट्र की यही शिवड़ी सीट जहां पर मौजूद थे हमारे सहयोगी सूरज ओझा। फिलहाल जल्दी से डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे, कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ तैयार हैं शिरीन। बिल्कुल, तो देखिए हम अब भारत का मैप किस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति में है, 2019 में किस स्थिति में था वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2019 की स्थिति कुछ इस तरीके की महाराष्ट्र के नक्शे की थी। 288 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 161, कांग्रेस प्लस को 98 और अन्य के खाते में 29 सीटें गई थी। ये 2019 की स्थिति है। आप देख रहे हैं भगवा रंग और आपको नीला रंग अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये किस तरीके से बदलता है, क्या होगा, ये रंग बदलेगा, किसका रंग ज्यादा चढ़ेगा और किसका कम, नजर इस पर लगातार रहेगी, वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। रोमाना। बिल्कुल, और कुछ दिलचस्प तरीका जिससे नंबर्स आप तक पहुंचेंगे। और शुरुआत में तो देखिए नतीजा नहीं होगा, वो रुझान ही होगा, लेकिन कैसे आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हीं की प्रतिभा के जरिए वो नंबर्स जो आप तक लाने का काम हम करेंगे, उसका कुछ ऐसा अंदाज होगा। जहां ये देख रहे हैं आप तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये प्रतिमा जिस पर फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। और आप जानते हैं इस चुनाव में शिवाजी की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में गरमाई है, उसी का ये नतीजा रहा कि
क्या शिवाजी का अपमान भी चुनावी मुद्दा बनेगा? इस पर भी फैसला आज नतीजों में होने वाला है। लेकिन आइए, अब क्योंकि 8 बजने वाले हैं और वो रुझान आने वाला है, इसलिए अब हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में जरा जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन लेंगे और बात शुरू करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। महायुति महाविकास आघाड़ी, क्या लग रहा है आनंद जी? अभी तो जो लग रहा है उसके हिसाब से महाविकास आघाड़ी को एज है और महायुति पिछड़ जाएगी, क्योंकि शिवसेना उसकी कमज़ोर कड़ी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी में भी अजीत पवार उनकी कमज़ोर कड़ी है। इन दोनों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो दोनों गठबंधन बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं, महायुति के अंदर अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो सीटें हैं उन सीटों पर उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस ये रहा है, जो सुनने में आया है, जो देखने में भी मिला है कि सीटें उन्होंने ज़्यादा ली हैं, पर कौन सी सीटें पे उन्हें लड़ना चाहिए था, शायद इसमें वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के ड्राइव में हैं। परंतु बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी जो 36 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुत इंटेंस मुकाबला है, वो उसका प्रतिफल किधर होता है। और ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीटें हैं जिनमें मुकाबला है, उस पर आपकी नजर है। और आपने जो बात कही है, उद्धव ठाकरे 95 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में 49 नंबर नोट कीजिए, 49 जहां लड़ाई सेना वर्सेस सेना की है और साथ ही 38 जहां लड़ाई एनसीपी वर्सेस एनसीपी की है। और कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा वो 87 वाला है, कहा तो ये भी जा रहा है यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। मेरे हिसाब से तो जो मैं लोकसभा के भी सेंस में कहता हूँ और कई बार अभय दुबे सर से भी हमारी इस पर बात होती है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, उसमें किसको एज है, वो एक बड़ा डायरेक्शन होता है किसी भी स्टेट का और पूरे देश का। प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से आंकलन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 149 पर लड़ 149 पर लड़े। 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से सीधा 1-1 है। सही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 21 ही रहेगी, 19 तो नहीं होने वाली। तो इस लिहाज से यदि आप देखा जाए तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि महायुति आप कह रहे हैं कि सत्ता में वापस आने वाली है। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि मतलब वो वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध वाले मुद्दे चल गए। नहीं, उसी की तो परीक्षा है कि हिंदुत्व चला कि वोट जिहाद चला। लेकिन इसमें जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विदर्भ मुंबई रीजन जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। और विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी योगदान इस बार विदर्भ में महत्वपूर्ण रहने वाला है। 62 सीटें विदर्भ की और लोकसभा चुनाव में विदर्भ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और ऐसे में जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब विदर्भ जो जीत लेगा वही महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंच जाएगा। महायुति या महाविकास आघाड़ी? देखिए, महायुति या बीजेपी की भी अगर आप बात करें तो रणनीति और अपने गैप्स पे बहुत काम करती है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ भी कहना चाहूंगी, आप जो बात सवाल कर रही हैं कि पवार वर्सेस पवार को भी आप देखिए, अजीत पवार का अपना इम्पैक्ट, ठाकरेस को देखिए और शिंदे को देखिए। तो ये सब जो है अपनी अस्मिता को बढ़ाने के लिए और पार्टी को बढ़ाने के लिए लगे। पहले रुझान में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। 20 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है पहला रुझान आने में। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। खानदान की बात हो रही है बेसिकली, लेकिन देखना यही होगा जैसा सबने कहा कि कितना उद्धव ठाकरे अपनी उस जमीन को बचा पाते हैं या आगे ले जा पाते हैं। बिल्कुल, सियासत में विरासत, उसका कहीं ना कहीं टेस्ट असली और नकली जनता मोहर लगा देगी। महायुति या महाविकास आघाड़ी? मुझे तो लग रहा है कि महायुति आगे चल रही है और इसका कारण है कि काफ़ी समय से कई सारे मुद्दे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो। लेकिन ये बात सच है कि अंत समय में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रह गए। एक तो बटोगे तो कटोगे और दूसरा लाड़की बहन योजना जो है, इसने बहुत बड़ा काम किया है। और इन दोनों मुद्दों की वजह से बाकी जितने चाहे वो तो आप कह रहे हैं एडवांटेज जो है वो महायुति महाविकास आघाड़ी। जन कल्याणकारी योजनाएं शिंदे सरकार की काम कर गई? मुझे तो लगता है कि बहुत ही करारी टक्कर है। मैं तो किसी के पक्ष में नहीं राय दे सकता कि ये जीतेगा, वो आगे है, वो पीछे है। मेरा मानना है कि दोनों गठजोड़ों के पास अपने अपने सोशल ब्लॉक्स हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे के ब्लॉक में किस तरह सेंध लगाएं। अब वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, मैं यहाँ पर राय ज्ञान देने नहीं, ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। सर, जो आपने सोशल ब्लॉक्स की बात की है, क्या ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जाति पर आकर सिमटेगा? महायुति या महाविकास आघाड़ी? मुझे लगता है सबसे पहले महायुति की तरफ झुकाव ज़्यादा मुझे लग रहा है। और एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये एक रिले रेस है, 2 टीम्स है, उसमें से हर टीम में 3-3 प्लेयर्स है और एक भी प्लेयर अगर कमज़ोर रहा तो मुझे लगता है कि वो खेल से बाहर हो जाएगा। ये हमको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि नहीं, मराठा जो आरक्षण का मुद्दा है
वो कुछ खास करके मराठवाड़ा में बहुत मायने रखता है, और वो किस तरह से आगे अभी उसका क्या मतलब असर पड़ता है वो देखेंगे। बिल्कुल, मराठा अस्मिता, मराठा आरक्षण आपको लग रहा है बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो जो आर पार की गठबंधनों की लड़ाई है, कहा तो ये जा रहा है लोकसभा से अलग इस बार विधानसभा चुनाव में दरअसल वो छोटे छोटे खिलाड़ी, क्योंकि आप जानते हैं क्या 158 तो पार्टियां हैं जिनके नुमाइंदे इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए, महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा उम्मीदवार, और उसमें भी 2086 जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार, और उनमें भी 150 बागी हैं जो खेल खराब कर सकते हैं। दिबांग, देखिए, मुझे ये कहना है कि ये जो बात चल रही है कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया, उसको समझने की ज़रूरत है। कुल 6 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया, 3 करोड़ 34 लाख पुरुष रहे, 3 करोड़ 6 लाख महिलाओं ने वोट दिया। अगर आप अंतर देखें तो करीब 5% का है। औसतन महाराष्ट्र में वोटिंग का जो अंतर होता है वो 4 से 6% होता है। ये कहा जा रहा है कि नासिक ज़िले में बहुत ज़्यादा महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट दिया। नासिक ज़िले में 6 सीटें हैं, इगतपुरी, देवलाली, सिन्नर, नासिक 1, 2, 3, ठीक है। इन 6 ज़िलों में नासिक ज़िले में इन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया। अंतर जो है वो 4%, 5% का है। तो मेरे ख्याल से ये समझने वाली बात है, और ये रिपोर्ट आज बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें छपी हुई है, इसलिए मैंने उनकी जांच की। मैं जो अपने आंकड़े बता रहा हूँ, चुनाव आयोग ने जो रिलीज़ किए हैं आंकड़े, उनके आधार पर बता रहा हूँ। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात, अब आप पूछ रहे हैं सवाल की महायुति या महाविकास आघाड़ी, मेरे ख्याल से जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर मैं एक तरीके से पूरा कर रहा हूं सर्कल। उन्होंने कहा कि उन्हीं के पाले में, हाँ, गेंद उन्हीं के पाले में मैं रखता हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव हुए उसमें महाविकास आघाड़ी काफ़ी आगे दिखाई दी। चुनाव ने जब रफ्तार पकड़ी तो एनडीए ने पिछड़े, और जो बीजेपी का गठबंधन है उन्होंने कवर अप किया, वो आगे रहे। लेकिन चुनाव के आखिरी 2-3 दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ी बाजी पलटी है। अब वोटिंग के दिन वोटर कितना कर पाते हैं रोमाना, उस पर निर्भर करेगा कि किसका रहेगा। लेकिन तो और सर जो बात आप कह रहे हैं ना, देखिए एन चुनाव से एक दिन पहले तो वो कैश कांड भी हो गया, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया कि ये पूरे चुनाव भर जो है वो वोट जिहाद, धर्मयुद्ध कर रहे थे, लेकिन हकीकत इनकी जो है वो नोट जिहाद पर आकर खुलती है। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जिया जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ तैयार हैं। सीधे लेकर चलते हैं आपको अपने इलेक्शन सेंटर जिया के पास। बिल्कुल रुमाना जी, इसके पहले आप जानते हैं कि 4 रीजन के बारे में मैंने बताया कि कैसे नए अंदाज में हम अपने दर्शकों को यहाँ की सीट और वहाँ के आंकड़ों के बारे में जानकारी देंगे। आप मेरे पीछे इस वक्त देख रही हैं विदर्भ रीजन, जहाँ पर वर्धा का गांधी आश्रम आता है। 62 सीटें हैं यहाँ पर। ये वो वर्धा आश्रम है जो सेवा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और साबरमती आश्रम के बाद सबसे ज्यादा समय महात्मा गांधी ने यहीं पर बिताया था, और इसी वजह से इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। 62 सीटों का क्या हल होगा, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। रोमाना जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो 6 रीजन हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बार के विधानसभा चुनाव में विदर्भ को माना जा रहा है, क्योंकि विदर्भ जो है वो कहा जाता ये रहा कि बीजेपी का गढ़ और बीजेपी की जबरदस्त पकड़, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से लेकर सुधीर मुनगंटीवार से लेकर ये तमाम बीजेपी के नेता, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले भी हैं जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, वो इसी विदर्भ रीजन से आते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी विदर्भ रीजन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, और इस बीच दिलचस्प अंदाज नंबर्स आप तक दिखाने का एक और तरीका मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए, पर्दा हटा, और पर्दा जब हटा तो सामने आया मराठा मंदिर, वो सिनेमा हॉल जहां पर आप जानते हैं दशकों तक कौन सी फिल्म दिखाई गई, डीडीएलजे। जी, डीडीएलजे यहाँ दशकों तक चली है, और इस बार अगले 5 साल तक महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर कौन सी यहाँ मराठा मंदिर में लगेगी, उसी का नंबर जो है वो यहीं से आपको दिखाने का हम काम करेंगे। फिलहाल 15 मिनट से भी अब कम का वक्त बाकी रहने वाला है। पहले रुझान में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। लीजिए, 15 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है, और किसकी जीत की फिल्म चलेगी मराठा मंदिर में उसका हमें इंतजार है। नंबर वहां से दिखाएंगे आपको। अनंत विजय सर हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर दिबांग जी ने चर्चा को छोड़ा था। वो चुनाव प्रचार, वो जिस तरीके का एक रोलर कोस्टर राइड रही, शुरुआत में एमवीए बढ़त बनाता हुआ, लेकिन उसके बाद कवर अप महायुति की तरफ से किया गया, लेकिन आखिर में तो बात आकर वोट जिहाद से नोट जिहाद पर खत्म हुई। सर, इसका असर होगा? बिटकॉइन जिहाद पर भी गई वो, हाँ। उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिटकॉइन का मामला भी उसी दिन रात को आया था। तो मुझे नहीं लगता कि न तो नोट कांड ने और न ही बिटकॉइन कांड ने किसी वोटर को प्रभावित किया होगा। ये सब मतलब मीडिया के लिए और परसेप्शन बनाने के लिए ठीक है, लेकिन वोट जब मैं अब भी मतलब कह रहा हूँ आपसे कि इतनी पार्टियां हैं वहाँ,
और किस जो उम्मीदवार कल तक इस पार्टी में था आज दूसरे चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा है, तो वहाँ मतदाता बहुत कंफ्यूज हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि कल तक रोमाना जी शिवसेना में प्रचार कर रही थी और चुनाव वो अजीत पवार की पार्टी से लड़ रही। तो ऐसे में इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, मेरा अपना मत है कि निर्दलीय 20 से 25 उम्मीदवार जीतेंगे। और कई बार मुझे ये आशंका होती है कि अगर महायुति अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तो ये जो निर्दलीय हैं, जो 90 का दौर था कि ये ब्लॉक जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बनेगी, तो कई बार मुझे लगता है कि शायद अगर वो कन्फ्यूज़न प्रिवेल करता है वोटर्स के मन में पार्टी और कैंडिडेट का, तो वो दौर महाराष्ट्र में लौट सकता नहीं है। तो अगर निर्दलीय यहाँ पर इस तरीके से निर्णायक भूमिका में आने वाले हैं, आ रही हूं प्रोफेसर साहब आपके पास, निर्दलीय अगर निर्णायक भूमिका में आने वाले हैं, मतलब ये तो खतरे की घंटी दोनों ही गठबंधन के लिए कि महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, किसी को भी अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने वाला है। क्या मामला बहुत करीबी रहने वाला है? और इस बीच जल्दी से सर आपको डेटा सेंटर लेकर चलेंगे कुछ और अहम दिलचस्प जानकारियों के लिए शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, हम अपने दर्शकों को देश की मौजूदा स्थिति इस बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाएंगे कि फिलहाल देश में क्या मौजूदा स्थिति है। एनडीए 59% आबादी पर शासन करता है, इंडिया गठबंधन 31% आबादी पर शासन करता है। और ये देखिए फिलहाल आपको नजर आएगा जहां जहां भगवा वहां एनडीए गठबंधन की सरकार, और जहां नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब ये देश की मौजूदा स्थिति किस तरीके से बदलती है, भगवा रंग बदलेगा या नीला रंग बदलेगा, किस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड और साथ ही उपचुनावों का नतीजा थोड़ी ही देर में आने वाला है, उस पर नजर हमारी रहेगी। रोमाना ओवर टू। नजर लगातार हमारी बनी हुई है 2086 निर्दलीय, जिसमें 150 के करीब बागी बताए जा रहे हैं। क्या यही महायुति महाविकास आघाड़ी के बीच में पेच अटकाने वाले हैं? देखिए रोमाना जी, मैं आपको ये बताऊं कि जो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में हम महाराष्ट्र को पढ़ते रहे, तो हमेशा ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र में 2 साहेब हैं, एक माननीय थे बाला साहब और दूसरा शरद राव साहब। अब देखना ये होगा कि ये जो निर्दलीयों का एक गठजोड़ बनता है, और 5-7 तो प्रमुख निर्दलीय दल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगे, क्या इस बार साहबों की सरकार होगी या वाकई उसी तरीके से होगा जिस तरह से दो मुख्य दल गए हैं अपने सहयोगियों के साथ? मुझे लगता है कि अभी हम किसी भी निर्णय पर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि ये कांटे की टक्कर है महाराष्ट्र में, और हो सकता है कई दफे कांटे की टक्कर जब होती है तो जब चुनाव का रिजल्ट परिणाम आता है वो एक तरफा हो जाता है। और आपको पता है ये जो कांटे की टक्कर की बात आप कर रहे हैं ना, वो कांटे की टक्कर ही बताई जा रही है। और इसी वजह से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ। महाविकास आघाड़ी में शरद गुट की तरफ से और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो अपने उम्मीदवार हैं उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है कि अगर जीतेंगे तो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। उम्मीदवारों से बाकायदा शपथ पत्र लिया जा रहा है, जीतेंगे तो फिर महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे, दूसरे गठबंधन की तरफ टूटकर नहीं जाएंगे। पूरी सतर्कता बरत रहे हैं इस बार। किसी को विश्वास नहीं है कि उसको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सारी पेशबंदी इसी मकसद से की जा रही है। अभी अनंत विजय ने जो एक बात कही थी वो बहुत मार्के की बात थी कि इसमें निर्दलियों पे हम लोगों को निगाह रखना चाहिए। CSDS ने जो पोस्ट पोल किया है, दरअसल जो प्री पोल और पोस्ट पोल का मिला जुला संस्करण है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि निर्दलीय जो है वो 18% वोट ले जाएंगे। ये उन्होंने अंदाज लगाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे किसी की भी बढ़त गड़बड़। 39% जो है वो महाविकास आघाड़ी को दिया गया है, 43% जो है वो महायुति को दिया गया और 18% जो है वो अन्य के खाते में डाला गया। लेकिन यहाँ पर ये शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। कल तक बात होटल बुक कराने की और खोखे तक थी। मुझे लगता है कि सारे खेमों में चिंता है कि किस तरफ रिजल्ट्स आएंगे, और जो है कि अपनी ताकत जो है कि जमा करके उसको कैसे फिर लेवरेज करे सीएम की कुर्सी के लिए आगे। आकाशवाणी जी, पहले रुझान में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया। आनंद सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर आप मुझे बताइए कि सारी की सारी कवायद जो है वो महाविकास आघाड़ी में ही क्यों इतने जोर शोर से चल रही है? होटल बुक कर लिए, खोखे का डर दिखा दिया, अब आज तो सुबह सुबह शपथ पत्र भी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना उबाठा, मैं उसको उबाठा कहता हूँ, उद्धव बाल ठाकरे, तो UBT कहते हैं अंग्रेजी वाले, हिंदी को उबाठा बोलना चाहिए। तो शिवसेना उबाठा गुट के लोग आपस में जिस तरह से टीवी पे लड़ रहे थे, मुझे आशंका दिखाई दे रही थी कि दोनों एक दूसरे पे कह रहे थे तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें धोखा दिया। अगर ऐसी स्थिति है जो उनके संघर्ष से, जो उनके वाक युद्ध से दिखाई दे रहा था टेलीविजन चैनलों पे, तो मुझे वो आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। कांग्रेस के संजय गुप्ता थे और इधर से कोई नहीं, शिवसेना के संजय गुप्ता थे और कांग्रेस पार्टी के कोई थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों एक ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी जो है उसको खतरा है गठबंधन में बिखराव का, या फिर जो जीत कर विधायक आएंगे उनके पाला बदलने का? इससे तो यही संदेश जाएगा। देखिए, खतरा दोनों का है
और दोनों में से महायुति को भी खतरा है, उधर भी खतरा है, उसकी तैयारी चल रही है। वहाँ फडणवीस कर रहे हैं, यहाँ हम जानते हैं कल ठाकरे और पवार की बैठक हुई। खतरा दोनों तरफ है और इसमें ये माना जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में कहीं महायुति का जो मैनेजमेंट होगा वो इनसे अच्छा होगा। इसलिए शरद पवार ने कल बैठक की और कहा कि हमें भी इसमें चुस्ती लानी चाहिए। ओ, ये महायुति के कंपैरिजन में तैयारियों को धार देने के तौर पर देखा जाना चाहिए, ऐसे दिबांग जी कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से यहाँ पर अब आज तो बात जो है वो शपथ पत्र तक पहुंच गई है, फिलहाल वो तरीका, वो अंदाज, दिलचस्प तस्वीर जिसके जरिए वो रुझान, वो आंकड़े, वो नंबर हम आप तक पहुंचाएंगे, जरा दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को। महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और फिलहाल ये जो सीलिंग पर दो गाड़ियां महायुति महाविकास आघाड़ी की आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, इनमें ब्रेक भी है, इनमें पहिए भी हैं, लेकिन ये दोनों गाड़ियां ड्राइवरलेस हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी की तरफ से आगे नहीं किया गया। हाँ, अपने जीते हुए उम्मीदवारों, चुनकर आने वाले विधायकों की खेमाबंदी करने की यहाँ पर तैयारी पूरी है। शुरू से देखें तो महाविकास आघाड़ी जो है विश्वास के संकट से जूझ रही है। तो मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक ताली ठोके जा रहे, नाना पटोले अलग ठोक रहे, उद्धव ठाकरे अलग ठोक रहे और आपके शरद पवार भी पीछे से अपनी बेटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। फिर मतदाताओं को लेकर भी कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया तो जिहाद का शब्द लाया गया। हाँ। और अब जो जीतेंगे विधायक उन पे भी विश्वास महाविकास आघाड़ी में नहीं हो पा रहा, इसलिए वो शपथ पत्र ले रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, सिर्फ शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी, मतलब वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कुछ वही यहाँ पर मामला लग रहा है। देखिए रोमाना जी, जो अभी आपने बताया ना कि शपथ पत्र लिया जा रहा है, हाँ जी, उसके पीछे की आप पृष्ठभूमि को समझिए। हाँ। ये जो गठबंधन बना है महाविकास आघाड़ी का, वो बेसिकली गठबंधन नहीं है। हाँ। वो अवसरवादिता का एक गठबंधन है कि किस येन के प्रकारेण सत्ता को पाया जाए। ये तो दोनों के लिए कहा जाएगा, उस तरफ भी तो अजीत पवार हैं, वो कम है येन के। आप अगर गठबंधन की राजनीति देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अपना गठबंधन का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को निभाना जानती है। हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी आप देखिए ना, इसी का तो उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि साहब इन्होंने मुझसे वादा किया था सीएम की कुर्सी देंगे, गठबंधन धर्म इन्होंने तोड़ दिया, हमने इनका साथ छोड़ दिया। आकाशवाणी, अच्छा, यहाँ पर फोन बजा है, आकाशवाणी जैसी घंटी वाला। हाँ जी, धुन सेम था इसलिए कंफ्यूजन हुआ। बहरहाल रोमाना जी देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव इस लहजे में भी अभूतपूर्व है कि इंडिया अलायंस या एनडीए की बात करिए पूरे देश में भी कि भाई एनडीए के पास इतनी पार्टियां हैं या इंडिया अलायंस के पास इतनी पार्टियां हैं। पहली दफा महाराष्ट्र में ऑफिशियली 6 पार्टियां हैं। मतलब जो 2 धड़ा है, 6 पार्टियां तो 2 गठबंधनों में हैं। मतलब 2 गठबंधनों में। वैसे तो 158 पार्टियों की उम्मीदवार हैं। जी, वो तो आप बता चुके हैं। हाँ। पर आप समझिए कि जो इंडिपेंडेंट पर जो इतना जोर दिया जा रहा है वो इसलिए कि इंडिपेंडेंट की तो बारी बाद में आएगी। ऑलरेडी 6 ब्लॉक हैं दोनों तरफ से, 3-3 ब्लॉक। तो महाराष्ट्र के चुनाव में मेरे समझ से इतना ज्यादा धड़ा पहले कभी नहीं लड़ा, तो ये अभूतपूर्व है। ये अभूतपूर्व है और इसी वजह से तैयारियां अपनी खेमाबंदी की भी अभूतपूर्व की जा रही है। वो शपथ पत्र तक बात पहुंच गई है। आकाशवाणी, 5 मिनट बाद पहला रुझान। सिर्फ 5 मिनट, इंतजार की घड़ियां बिल्कुल कम होती हुई नजर आई। प्रोफेसर साहब बात पूरी करिए। देखिए, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि 26 नवंबर संविधान दिवस है और 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में सरकार बन जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की भी आशंका हो सकती है। तो इसलिए जो आप खेमाबंदी, शपथ पत्र, ये पहला एडवांटेज कौन लेगा? मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में भी कहीं ना कहीं असमंजस है, क्योंकि स्पष्टता उन्हें भी मुझे नहीं लग रहा, पता लग रहा है कि वो किस तरफ जाएगा।